हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पीड स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर के अंदर जो बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हमारी टिप्पणियाँ हैं उसमें से हम कुछ 10 टिप्पणियाँ आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देख लेना, वहां पर आपको ये सारी टिप्पणियां फंसने वाली हैं। यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाले जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक टिप्पणी को आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। उनमें कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स टाइप उनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कट ना सके और हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए कि वो हमें ना आता हो। तो देखिए बच्चों, पहली हमारी टिप्पणी है मोलरता को लेकर। यानी कि मोलरता को कहते हैं मोलरिटी, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं मोलरिटी कहते हैं। अब बच्चों देखिए बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा जाता है मोलरता पर टिप्पणी कीजिए। वहां पर आप दिया होता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, वहां पर 3 से 4 आपको यानी कि टॉपिक्स दिए रहते हैं, उन पे आप पे टिप्पणी करने रहते हैं, ठीक है। और लगभग 3 से 4 टॉपिक दिए रहते हैं, लगभग 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन सभी टॉपिक्स को समझ लेना ताकि आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चों, मोलरता क्या होती है, अगर आपको मोलरता को समझना है तो मोलरता की अगर आप परिभाषा की बात करें तो 1 लीटर बिलियन में, देखिए कोई अगर 1 लीटर का बिलियन है तो 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को, देखिए कोई हमारे पास 1 लीटर का बिलियन है, उस 1 लीटर के बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। देखिए बिलियन के मोलों की, विलय के मोलों की संख्या को, देखिए आपको पता है जो हमारा बिलियन बनता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा विलय होता है और दूसरा हमारा विलायक होता है, ठीक है। देखिए अगर हमें कोई विलयन बनाना है बच्चों, विलयन समझ लीजिए एक बार, ठीक है। अगर हमें कोई विलयन बनाना है तो विलयन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, विलय होता है प्लस बच्चों हमारा विलायक होता है। क्या होता है, विलय होता है प्लस विलायक होता है। इसमें जो कम होता है वो हमारा विलय होता है और जो बच्चों ज्यादा होता है वो हमारा विलायक होता है। अगर बच्चों हम सपोज डेट आप शरबत की बात करें तो शरबत में आप लोग जो पानी डालते हो तो पानी आपका जो है वो आपका विलायक का काम करता है, और आप जो चीनी डालते हो चीनी वो आपके विलय के काम करती है, और टोटल मिलकर जो हमारा शरबत बनता है उसको हम कहते हैं विलयन, ठीक है। तो विलयन क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर क्या कहता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यानी कि जो घुला हुआ विलय है उसके मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्योंकि इसे इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, इसीलिए इसे को एम से हम प्रदर्शित करते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। अगर बच्चों इसके सूत्र की बात करें तो मोलरता इज इक्वल टू होता है विलय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन, वो भी होना चाहिए लीटर में। अगर आपसे पूछे कि सर अगर हमें कोई 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं, अब हम उसमें विलय के मोल कैसे निकालेंगे, हमें विलय के भी मोल निकालने। तो बच्चों विलय के अगर आप मोल निकालेंगे तो भार अपॉन अणुभार, यानी कि विलय कितने ग्राम की बात की जा रही है अपॉन उस विलय का अणुभार कितना होगा, आप उसको भाग दीजिए और आपके मोल निकल आएंगे। सपोज करिए कि जल का अणुभार कितना होता है, हमारा 18 होता है, ठीक है। H2O का अणुभार कितना होता है, 18, और 18 ग्राम अगर दिया तो 18/18 करोगे 1 आ जाएगा। अगर 36 ग्राम दिया 18 दूनी 36 2 मोल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप विलय के मोल निकाल सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मोल अंश हो जाए या फिर मोल प्रभाज, दोनों एक ही बात है और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए मोल अंश या फिर मोल प्रभाज क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, ठीक है। यानी कि बिलियन जो है उस बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक, यानी कि किसी एक घटक आप कह सकते हैं या अवयव के, एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, यानी कि उसमें एक जो हमारे पास बिलियन है उसमें उपस्थित किसी एक घटक या फिर अवयव के घटक या फिर अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को। देखिए हमारे पास कोई विलय है, बिलियन है, उसमें उपस्थित किसी एक घटक, कोई एक घटक है या फिर उसको घटक कह सकते हैं या फिर अवयव कह सकते हैं, उसके मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के, या विलय और विलायक अगर हम ना लिखें तो कहें बिलियन, क्योंकि विलय और विलायक मिलकर ही हमारा क्या बनाते हैं, बिलियन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। यानी कि विलय और विलायक मिलते तो हमारा बनता क्या है, बिलियन। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा है विलय एवं विलायक तो इसके स्थान पर हम बिलियन लिख सकते हैं। बिलियन के मोल कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, यानी कि विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का
या उस घटक का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। और इसे बच्चों हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। माना अगर हमने मान लिया कि हमारा एक बिलियन है, उस बिलियन में बिले जो है वो उसके Na मोल हैं, हमने बिले को दर्शाया गया है Na मोल के द्वारा, और तथा बिलायक के जो Nv मोल हैं उपस्थित हैं। तब अगर हमें बिले का मोल अंश निकालना हो या फिर मोल प्रभाज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, क्योंकि बिले को मान लिया A है तो x से हो जाएगा, क्योंकि x से मोल अंश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है x से इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na अपान में हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर बिले के भी मोल लिखने हैं और बिलायक के भी मोल लिखने हैं। अब हमने यानी कि टोटल बिलियन के मोल लिखने हैं, तो बिले के मोल प्लस बिलायक के मोल, और हमें जिसके निकालने उसको ऊपर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको बिलायक का निकालना तो बिलायक का आपको ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे बिले और बिलायक दोनों के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल प्रभाज हो गया या मोलंस, और इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इनको अगर आपको इन पर टिप्पणी आती है तो इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है बच्चों, अगली बच्चों हमारी जो टिप्पणी है उसमें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत लेपन पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि विद्युत लेपन क्या होता है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, विद्युत लेपन क्या होता है? आजकल जो एक प्रकार की यानी कि आप घड़ी या वाचेस वगैरह जो खरीदते हो, आप कड़े वगैरह खरीदते हो हाथ में पहनने के लिए, तो वो देखते तो सोने जैसे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें जो सोने की चमक होती है वो चली जाती है, वो लोहे के दिखने लगते हैं। तो वहाँ पर विद्युत लेपन की क्रिया द्वारा ही उन पर जो परत चढ़ाई जाती है वो विद्युत लेपन क्रिया द्वारा चढ़ाई जाती है, और उस पर परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे को हम विद्युत लेपन कहते हैं। समझिएगा, देखिए, विद्युत अपघट्ट द्वारा, यानी कि कोई विद्युत अपघट्ट, उस विद्युत अपघट्ट के द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। देखिए, कोई विद्युत अपघट्ट, उस विद्युत अपघट्ट के द्वारा एक धातु पर, देखिए एक धातु थी उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन, यानी कि लोहे के कड़े पर हमने सोने की परत चढ़ा दी, क्योंकि दोनों धातु हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कापर धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाना, यानी कि कापर की धातु होती है उस पर हम जेडियन यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है मोलर चालकता को लेकर, और इस पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, देखिए मोलर चालकता क्या होता है बच्चों? किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। देखिए, किसी विद्युत अपघट्ट, जो भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ होगा उसके एक मोल के द्वारा, देखिए यहां पर बात कीजिए सीधे सीधे, एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, उसमें जो भी उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा एम इक्वल टू होता है x इंटू में 100/c। अब बच्चों ये सूत्र जो है यहाँ पर मोलर चालकता के ऊपर, और फिर इसमें हम जैसे जैसे जिनके बीच में संबंध होता है फिर मोलर चालकता के सूत्र बदलते जाते हैं, यानी कि कई सारे सूत्र होते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यही सूत्र आपका है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा एक टॉपिक है पेप्टाइड बंध क्या होते हैं। तो बच्चों पेप्टाइड बंध को आपको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए, पेप्टाइड बंध वे बंध होते हैं जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, यानी कि एक प्रोटीन का अणु है दूसरा प्रोटीन का अणु है उनके बीच में उपस्थित होते हैं, और जो प्रोटीन के अणु होते हैं उनको एक दूसरे के साथ बांधे रखने की क्या ये बच्चों होगा, ये होगा यहाँ पर प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं और पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। देखिए, वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं और प्रोटीन के अणुओं को आपस में बांधे रखते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, उन्हें हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। यानी कि वो सारे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं और प्रोटीन के एक अणु को दूसरे अणु से बांधे रखते हैं, उन्हें बच्चों में पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पेप्टाइड बंध क्या होते हैं। अगला बच्चों पावर एल्कोहल क्या है। देखिए, पावर एल्कोहल के बारे में भी बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। देखिए, पावर एल्कोहल क्या होता है? पावर एल्कोहल में दो चीजें होती है, चीज आपको पता होना चाहिए कि पावर एल्कोहल में सबसे पहले अगर आपने रिएक्शन अच्छे से समझ ली तो आपको ये परिभाषा आप लोग लिख सकते हो। देखिए, पावर एल्कोहल में क्या होता है? पेट्रोल होता है प्लस एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेट्रोल कितना होता है, एथिल एल्कोहल कितना होता है, यही सबसे मेन पॉइंट है, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि इसमें जो पेट्रोल होता है पावर एल्कोहल में वो हमारा 80% यानी कि 80% होता है, और जो आपका एथिल अल्कोहल होता है ये आपका 20% होता है। और यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन में बना के बताई है वही चीज़ यहाँ पर हमने ऊपर परिभाषा के रूप में लिखी गई। पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं, यानी कि पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, पावर एल्कोहल में 80% पेट्रोल होता है तथा 20% एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है, यानी कि जो पावर एल्कोहल होता है इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है, और ये चीज़ भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसीलिए इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना है, यानी कि पावर एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा टॉपिक जो है फाइना परीक्षण को लेकर है। ये भी आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, यानी कि जैव अणु।
वहाँ से टॉपिक है कि पाइनाप परीक्षण क्या होता है, क्योंकि ये पाइनाप परीक्षण भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पाइनाप परीक्षण में क्या होता है, फ्रक्टोज का हम परीक्षण करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज के जलीय विलयन में फ्रक्टोज का अगर हमने कोई जलीय विलयन ले लिया, उसमें अमोनियम मॉलिवेट की कुछ बूंदे एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं। देखिए हमें अगर फ्रक्टोज का हमने जलीय विलयन ले लिया, उसमें क्या किएंगे, अमोनियम मॉलिवेट की कुछ बूंदे और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं। यानी कि अमोनियम मॉलिवेट की कुछ बूंदे लेते हैं और एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में हम उनको मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि हीट करते हैं, तो नीला रंग उत्पन्न होता है। तो कैसा रंग उत्पन्न होता है, नीला रंग। और आपको याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज या जो पाइनाप परीक्षण में होता है कि उसमें किस कलर का रंग उत्पन्न होता है, तो आपको पता होना चाहिए नीला रंग उत्पन्न होता है। यह परीक्षण पाइनाप परीक्षण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पाइनाप परीक्षण क्या होता है, इसमें किन किन को यूज करते हैं। आपको एक तो अमोनियम मॉलिवेट होता है, दूसरा एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चीज आपको याद रखना है। अगला बच्चों हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिपिड्स पर टिप्पणी कीजिए। लिपिड्स क्या होते हैं, बे तेल और वसा। देखिए बे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए ऐसे तेल तथा वसा जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, रखा जाता है। ठीक, या वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ है। देखिए जो लिपिड्स होते हैं जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे, अगर निम्न ध्रुवण के जो कार्बनिक विलायक हैं जैसे ईथर हो गया और क्लोरोफॉर्म, और भी हैं कई सारे, हमें क्योंकि वहां पर बताना है, 1 से 2 लिखना होता है। ठीक है, में विलेय होते हैं, यानी कि जो आपके निम्न ध्रुवण के जो विलायक हैं कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय भी होते हैं, लेकिन जल में अविलेय होते हैं। चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे टॉप 8 टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगली बच्चों हमारी है रिएक्शन, अभिक्रिया, जो हमारी नेम रिएक्शन है, क्योंकि हमें कभी कभी टिप्पणियों में अभिक्रिया भी दे देता है। ठीक है, और वैसे भी हमने आपको कई सारी नेम रिएक्शंस, चैनल पर जाइएगा आपको पढ़ा रखी है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस आप सर्च करिएगा, YSV स्टडी क्लासेस के आप डालिएगा, वहां पर आपको कई सारी रिएक्शंस मिल जाएंगे। जाइए यूट्यूब पर और सर्च करिएगा। ठीक है, HBZ अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, HBZ अभिक्रिया में क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है उसकी क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है। देखिए हमारा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल की जो क्रिया होती है बच्चों, वो फास्फोरस की उपस्थिति में, और वो फास्फोरस कैसा होना चाहिए, लाल फास्फोरस होना चाहिए। ठीक है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। तो क्या बनता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। ये अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, लाल फास्फोरस की हमें प्रेजेंस रखनी है, यानी कि उपस्थित रखनी है, और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल CCl3COOH है बच्चों, इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, आप इसका नाम लिख सकते हैं, प्लस HCl निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए 3 हम क्लोरीन के पास बढ़ाते हैं और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास बढ़ाते हैं, यानी कि HCl के पास बढ़ाते हैं। अगला बच्चों हमारा जो 10वां टिप्पणी है वो है क्लीमन-सन अपचयन अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लीमन-सन अपचयन अपक्रिया क्या होती है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। जब बच्चों हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में किया जाता है, तो एथेन बनती है। देखिए हमारा एसिटल्डिहाइड का हम अपचयन करते हैं, अपचयन करने के लिए जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति रखते हैं, तभी हम इसका यानी कि अपचयन करते हैं, तो हमारी एक अपक्रिया बनती है। ठीक है, जिसमें क्लीमन-सन अपचयन अपक्रिया कहते हैं, लेकिन इसमें जो अपक्रिया बनती है उसके फलस्वरूप हमारा एथेन का निर्माण होता है। एथेन में आपकी C2H6 एथेन का सूत्र होता है। ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, इसके हमने अपचयन का मतलब H2 से क्रिया, यहाँ पर जिंक अमलगम और आपका सांद्र HCl है, इसकी उपस्थित करें ZN और Hg होता है, जिंक अमलगम है और सांद्र HCl, और इसकी हमें उपस्थित रखनी होती है, प्रेजेंस रखनी होती है, तो हमारी क्या बनती है, एथेन बनती है। यानी कि जो C2H6 है बच्चों, इसी का नाम है एथेन। ठीक है, और ये आपका जल है, यानी कि जिसको हम H2O कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन भी हमारी बैलेंस है, कहीं पर भी हमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 बढ़ाने थे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश को, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम और हमारी टीम के द्वारा आपको वो सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन वीडियो और जवाब आपको 100% प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।